उनके प्रभाव का उल्लेख करें, गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हैं? तो 1920 के दौरान गांधी जी ने एक आंदोलन किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो मोटिव था, वो मेन मोटिव ये था कि आप अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें। सहयोग मतलब कोई उनकी बात नहीं मानेगा, कोई उनके स्कूल कॉलेजों में नहीं जाएगा, कोई मतलब उनके यहाँ नौकरी नहीं करेगा, कोई उनसे झगड़ा नहीं करेगा। अगर कोई उनके साथ पुलिस में काम करता हो, पुलिस वाले अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देंगे। कोई उनके चाय के बागानों में काम करता, वो चाय के बागानों को छोड़ देगा। मतलब एक तरीके से उनको ऐसा कर दो कि वो अपने आप को पराया समझने लगे। उनको लगे कि यार ये लोग तो हमारी कदर करते नहीं, इससे अच्छा तो हम यहीं से चले ही जाए, क्योंकि वो खुद तो काम कर नहीं सकते, अपना खुद खाना नहीं बना सकते, खुद अपने लिए कपड़े नहीं धो सकते, खुद के लिए अपने गाड़ी नहीं चला के जा सकते ऑफिस में, खुद सारा काम नहीं कर सकते, और ना ही खुद पुलिस की तरह कानून लागू करवा सकते, लोगों को मार पीट सकते, क्योंकि उनसे हर काम तो हो नहीं सकता था। तो ये ऐसा ही आंदोलन कराया गया, काफी अच्छा मौका था इस वक्त। कैसे था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर जर्मन डायर ने नियत थे और मासूम जो उस टाइम हमारे जो अमृतसर के जो निवासी थे, पंजाब के रहने वाले निवासी थे, उन पर बेटे नियत थे, उन लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें हजारों आदमियों की डेथ हुई थी। उसमें छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, प्रेग्नेंट औरतें भी थी। ठीक है, वो जस्ट एक क्या कर रहे थे, एक सभा कर रहे थे एक बाग के अंदर, जिसको जलियांवाला बाग बोलते हैं। उस बाग में खड़े होके और बेटे एक पंजाब के किसी एक बहुत बड़े नेता थे, उस नेता को उन्होंने पकड़ रखा था बेफिजूल, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, और अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी और बोल दी कि ये क्या कर रहे थे, देशद्रोह कर रहे थे, मतलब हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, इसलिए हमने इनको मारा। तो एक तो पहले ही भारतीय लोग इतने गुस्से में थे जलियांवाला बाग को लेके, तो बेटा ऐसे आंदोलन करने का सही मौका था ये, पहली बात। दूसरा क्या था, 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें पूरे दुनिया के देश लड़े थे आपस में, पता होगा सबको। तो उस टाइम अंग्रेजों ने ना, गांधी जी ने उस टाइम में भारतीयों को बोला था कि आप अंग्रेजों का साथ दो और युद्ध में उनका साथ दो। लोगों ने उनका साथ भी दिया। अंग्रेजों ने वादा किया था मुसलमान भाइयों से कि हम जो है ना, जब मतलब हम उनको हरा देंगे तो जो तुर्की के जो शासक है, जिनको वो खलीफा बोलते राजा वहां का, वो उसको बड़ा मतलब सम्मान देते थे मुसलमान। उन्होंने कहा था आप उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, वे हार जाए तो उनको कुछ भी गलत मत करना। बट अंग्रेजों ने अपने वादे से मुकर गए और उनका अपमान कर दिया। तो मुसलमान भाई भी नाराज हो गए, उनको भी लगा कि भी अंग्रेजों ने जो वादा किया था वो उन्होंने नहीं निभाया। हिंदू और पंजाबी जो थे यानी कि सिख, वो तो गुस्से में थे जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेके। मुसलमान थे किसके लिए, कि उन्होंने जो वहां के खलीफा थे उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो मौका काफी अच्छा था, इस मौके का फायदा गांधी जी ने उठाया और 1920 में एक आंदोलन छेड़ दिया गया जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। उस असहयोग आंदोलन में मुसलमान भाइयों ने भी बड़ा साथ दिया, क्योंकि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उन्होंने जब उस खलीफा के साथ गलत व्यवहार किया था, तो मुसलमान भाइयों ने एक आंदोलन छेड़ा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मतलब कि हम सब मुसलमान किसके खिलाफ है, अंग्रेजों के। तो असहयोग प्लस में खिलाफत आंदोलन प्लस उधर से पंजाब के लोगों का गुस्सा, सारा सब कुछ एक जगह हो गया और इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया जैसे 1857 की क्रांति हुई थी। उसमें बस मार काट थी और इसमें क्या थी, हिंसा। हिंसा उसमें मार काट थी, हिंसा थी, मारो काटो भगाओ। इसमें थी हिंसा कि मारना नहीं, काटना नहीं, कुछ नहीं करना, बस उनका क्या करना है, सहयोग देना छोड़ देना, उनका ऐसे योग शुरू कर देंगे। काफी अच्छा मौका था उस टाइम, तो भगत सिंह और काफी छोटे छोटे थे बेटा। इतना अच्छा चला था शुरू में, तो नेताजी जो मतलब मोतीलाल नेहरू जी है और जो चित्तरंजन दास थे, सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे वे, और मोतीलाल नेहरू जो थे वे थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। इन दोनों ने गांधी जी को कहा था क्या कर रहे हो टोटका, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये अंग्रेज किसकी भाषा समझते हैं, थप्पड़ चटुओं की भाषा, ये अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब देखा उन्होंने कि वो हो भाई अहिंसा से तो सब कुछ हो सकता है, और इतना जोरों शोरों से चला 2000 मतलब 1921-22 में कि अंग्रेज बिल्कुल एक तरीके से ऐसा हो गया था भी देश को छोड़ ही रहे थे। लेकिन 1922 के टाइम पे एक जगह चोरा चोरी, ठीक है, कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड में क्या था, उस जगह पे लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उनको मार दिया होगा, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, पूरे थाने में आग लगा दी, और उस थाने में वो जो थे ना थाने के जो सिपाही वो जल के मर गए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैंने कहा था हिंसा नहीं करोगे, हिंसा से जीतेंगे, यानी कि बिना मार काट के, आपने मार काट की, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापिस से ले लेता हूँ। तो जब वो आंदोलन वापिस लिया गया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने कहा कि गांधी जी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप ये आंदोलन लेके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि भारत एक तरीके से आजाद हो सकता है, लेकिन आप एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना के और ये ऐसा आंदोलन वापस मत लो। लेकिन गांधी जी का आंदोलन था, उन्होंने वापस ले लिया, और वहीं से बेटे कहीं ना कहीं भगत सिंह गांधी जी से चिढ़ मानने लगा था। वो उनकी रिस्पेक्ट जरूर करता था, लेकिन उनके विचारों से सहमत नहीं था। भगत सिंह कहते थे कि गांधी जी ने भी ये फैसला गलत लिया, वो उस टाइम बहुत छोटे थे, लेकिन वो खुशी मना रहे थे कि भारत आजाद हो जाएगा, गांधी जी ने इतना अच्छा फैसला लिया है तो भारत आजाद होगा। लेकिन जब पता लगा कि ऐसा योग आंदोलन खत्म कर दिया गया है तो बेटे वो भी बहुत नाराज हुए। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी से चिढ़ने लग गए थे वो कि गांधी जी आपने गलत किया। उन लोगों ने तो गुस्से में जो किया वो गलत था, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं गुस्से में ही फैसला लिया। आप भी तो समझो ना कि आपका एक फैसला भारत को दोबारा से गुलामी कितने जीरो में बांध देगा, लेकिन वो ऐसा योग आंदोलन वापस से ले लिया गया। अब उस ऐसे आंदोलन के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जो हम यहाँ से देखेंगे। पहले, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। सरकारी, उस टाइम सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी ना, तो जो सरकार के जो स्कूल और जो कॉलेज थे, हजारों बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया। किसके कहने पर है? गांधी जी के कहने पर। मोतीलाल नेहरू, CR दास, ठीक है, और C राजगोपालाचार्य, आसिफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत भी छोड़ दी। जो आप गांधी जी के बारे में जानते हैं बेटे, मोतीलाल नेहरू, गोपालाचार्य, आसिफ अली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी बेटे, ये लगभग सारे के सारे वकील हुआ करते थे। तभी तो इनको कानून का इतना ज्ञान था कि इन्होंने संविधान बना डाला, है ना। नहीं तो बेटे एक अनपढ़ इंसान है, कहां तक संविधान बनाता, उसको क्या पता संविधान क्या चीज होती है और उसमें क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। लेकिन ये पढ़े लिखे थे, वकील थे, तो वकील तो बेटा उसको कानून की सारी जानकारी होती है, क्या गलत होता है क्या ठीक है। तो इन्होंने भी वकालतें छोड़ दी। इन्होंने कहा हम भी अब कोर्ट में जाके वकालतें नहीं करेंगे। अंग्रेजों द्वारा दी गई सारी उपाधि लौटा दी। अंग्रेज क्या करते थे कि जो अंग्रेजों के वफादार होते थे या अंग्रेजों को जो इंसान अच्छा लगता था, अंग्रेज उसको उपाधि देते थे। जैसे भारत में वैसे उपाधि अब वैसे बंद कर दी है, और भारत में उपाधियां बंद कर दी, लेकिन फिर भी जैसे कि हम उपाधि रखते हैं बहुत सारी। कोई उपाधि याद होगी किसी को? कोई उपाधि आज के टाइम पे किसी को मिली हुई हो? क्रिकेट का भगवान उपाधि है किसके लिए? सचिन है, तेंदुलकर के लिए, उन्हीं को तो क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, है ना। तो हर इंसान को सवर कोकिला, सवर की कोकिला यानी कि कोयल किसको मिली है? लता मंगेशकर जी को। तो ऐसी ये उपाधियां जिन जिन लोगों को अंग्रेजों ने दी थी ना, उसमें महात्मा गांधी जी को भी मिली थी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की। उन महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने उपाधि दे रखी थी, उन्होंने भी अपनी उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा हम आपके वफादार नहीं है, आपने जो सम्मान के तौर पे जो हमें उपाधि दी है, ये उपाधि हम लौटा देते हैं। वो उपाधि भी छोड़ दी गई। विधानमंडलों का बहिष्कार कर दिया गया। जो ये इलेक्शंस होते थे, चुनाव होते थे, जो वहां पे जब कांग्रेस की भी सत्ता आती थी, ठीक है, मतलब है वहां भी तो ऐसे होते थे चुनाव, तो उन्होंने वो चुनाव जो थे वो विधानमंडल उनका भी बहिष्कार कर दिया कि हम इलेक्शन में नहीं उठाएंगे, हमारे लिए कैसे इलेक्शन कराओ मत करवाओ, यानी कि भाड़ में जाओ एक तरीके से। स्थान स्थान पर लोगों ने भी देसी कपड़ों की होलियां जलाई।
लोगों ने गुस्सा जाहिर करने के लिए मार पिटाई तो कर नहीं सकते थे, तो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए जो विदेशी कपड़े थे, जो बाहर से कपड़े बन के आते थे अंग्रेजों के वहां से, है क्योंकि यहाँ तो जो कपड़े बनते थे वे मशीन तो थी, यहाँ से बनते थे, तो कपड़ा बनाने में समय ज्यादा लगता था और खर्चीला खर्चीला होया करता बेटा कपड़ा, क्योंकि एक आदमी बनाएगा मशीन का कपड़ा, वो घर पे ऐसे ऐसे करके बनाने में भी टाइम लगेगा और वो ज्यादा महंगा भी होता था। तो बेटे अंग्रेजों ने वहां मशीन लगा रखी थी अपने इंग्लैंड में, तो वे वहां से सस्ते कपड़े लेके आते थे, ठीक है, और जल्दी बनते थे वे कपड़े। मशीन तो एक दिन में इतने कपड़े बना दे जितने एक आदमी साल में भी नहीं बना सकता। तो उन कपड़ों को लोगों ने, जितने भी विदेशी कपड़े, उनकी उंगली का जला दी, यानी कि बीच चौराहे में डाल के उनमें आग लगा दी, ठीक है, अपना क्या विरोध दर्शाने के लिए। फलस्वरूप यानी कि एटलीस्ट 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, यानी कि 21 से 22 के बीच में ना, अब कपड़ों की होलिका जलाई जा रही थी, तो लोग कपड़े क्यों मंगाएंगे, तो अंग्रेजों जो वहां से कपड़े आते थे ना, वो कपड़े आने बंद हो गए, क्योंकि लोगों ने ऑर्डर दिए नहीं, व्यापारियों ने कपड़े मंगाए नहीं, तो कहीं ना कहीं किन को भी नुकसान हो रहा था, इंग्लैंड में बैठे जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, बड़े बड़े अमीर आदमी, उनको भी नुकसान हो रहा था। तो वो भी क्या कर रहे थे, उधर से प्रेशर बढ़ा रहे थे, किसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, ब्रिटिश सरकार के ऊपर, जो बाद में जो राज कर रही थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर प्रेशर बढ़ा रहे थे। क्या लगा रखा आपने, भाई हमारा सब कुछ नुकसान हो रहा है आपके कारण, हमें नहीं पता, जैसे तैसे इस आंदोलन को खत्म करवाओ ताकि कम से कम हमें फाइनेंशियली लॉस ना हो। तो कंपनी भी एक तरीके से फंस चुकी थी, इधर से भारतवासी को तंग कर रहे थे, उधर से इंग्लैंड के बड़े बड़े साहूकार आदमी को तंग कर रहे थे, तो कंपनी बीच में फंस चुकी थी, मतलब बिल्कुल दोबिया कुत्ता घर का ना गाय का। तो बेटे परंतु यह तो आने वाले तूफान की एकमात्र झलक थी, लगभग पूरा देश एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़ा था। क्या तो छोटी ही बात थी, क्या छोटी बात है कि उनको नुकसान हो रहा है, उनके कपड़ों की होलिकाएं जलाई जा रही है, तो बहुत एक छोटी बात थी। अभी तो अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं था क्या होगा। तो तूफान के आने से पहले की एक झलक होती है कि जब भी तूफान आता है तो उससे पहले थोड़ी शांति हो जाती है, थोड़ी बहुत आंधी आती है, हमको लगता है कि चल थोड़ी थोड़ी आंधी आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं है तो तूफान इसके पीछे आ रहा है। ये तो आगे का एक प्रमोग आपके लिए प्रोमो, ठीक है ना, ट्रेलर, मूवी तो भी बाकी है। तो ट्रेलर आया हुआ था, तो देखिए बेटे क्या हुआ, भारत के विभिन्न भागों में ऐसे योग आंदोलन, कैसे हुआ ऐसे योग आंदोलन, उसकी दर पकड़ते देखे। भारत में भिन्न भिन्न भागों में ऐसे योग आंदोलन अलग अलग रूप से दिखाई देने लगा, हर जगह अलग तरीके से लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। कई स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, कई जगह पर तो कैसा विरोध किया, अहिंसक, बिना लड़े झगड़े। कुछ जगह तो लोग ऐसे विरोध कर रहे थे अपना, परंतु कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों ने गांधी जी के आह्वान के अलग अर्थ निकाले और ऐसे तरीके अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। यानी कि उस गांधी जी ने तो क्या कहा था, अहिंसा से करेंगे, तो कुछ जगह तो कैसी लड़ाई चल रही थी, अहिंसा के बिना मार पिटाई की, लेकिन लोगों ने तो अपने दिमाग में अलग ही भूल लिया कि भाई हमारा मकसद अंग्रेजों को निकालना। तो कुछ होते ना खुरापाती आदमी कि भाई मार काट के काटेंगे, तो बेटे टाइम तो आ ही लिया, अब तो इनको मार काट के निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब गलत अर्थ निकाल लिया। सभी स्थानों पर लोगों ने आंदोलनों की स्थानीय विषयों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। लोगों ने क्या किया, सब लोगों को अपने साथ मिलाया, राष्ट्रवादी लोगों ने, और इस आंदोलन को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि जो आंदोलन गांधी जी के आह्वान से एक छोटे से इलाके से शुरू हुआ था, वो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। देश का हर एक नागरिक अपने तरीके से उनका क्या करने लग गया था, ऐसा ही लोग, ठीक है, अपने अपने तरीके से। कोई कपड़े जला रहा था, कोई स्कूल कॉलेज जाना छोड़ रहा था, कोई नौकरी छोड़ गया था, किसी ने उनकी बात माननी छोड़ दी थी, किसी ने उनके कपड़े धोने छोड़ दिए थे, किसी ने खाना बनाना छोड़ दिया था, किसी ने उनकी जी हजूरी करना छोड़ दिया था। हर इंसान अपने तरीके से जो कर सकता था, हर इंसान ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ऐसा आंदोलन को एक बहुत बड़ा तूफान बना दिया। ऐसा आंदोलन के बारे में देखिए, खेड़ा गुजरात का एक फेमस जगह है, जैसे रोहतक है ना, तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया। गुजरात में जो खेड़ा नामक स्थान था, वहां पर जो वे थे ना बेटे, वहां के पाटीदार किसान, यानी कि वे किसान जो पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से, इनसे, उन्होंने क्या किया कि वहां अंग्रेज उनसे टैक्स लेते थे,
तो उन्होंने टैक्स देना बंद करके और उसके खिलाफ चुपचाप धरना दे दिया कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। एक तरफ से लड़ाई शुरू हो गई, बिना लड़े बिना झड़े तो अंग्रेजों को टैक्स आना बंद हो गया। हम गोला ही छोड़ देंगे जी, आप बोलो आप खा लो अंग्रेजों को, है ना। तो एक बात दक्षिणी भारत की समझते ना, साउथ इंडिया जो तमिलनाडु, चेन्नई, जो भी हमारा बेंगलोर वगैरह वहां की बात है। दक्षिण भारत में कई जगह पर शराबों की दुकानों की घेराबंदी की। लोगों ने जो शराब की दुकानें होती थी, अंग्रेजों को पसंद थी शराब है या फिर राजा महाराजाओं को, आम आदमियों को कहाँ शराब नशीब होती थी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, शराबों की दुकानों की क्या कर दी, घेराबंदी। ठीक है, अब घेराबंदी होगी, शराबें कहाँ तक पहुंच नहीं पा रही थी। वहाँ जो बड़े बड़े ये जो अंग्रेज उनको दारू कम मिल रही थी, बिना दारू के दिमाग भी की चल रहे, दारू पी कर वो आकड़ भी जाते, बिना दारू के तुम भी डर लाते उनने। तो दारू के जो शराब के ठेके थे उनकी क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। और बेटे आंध्र प्रदेश, जिसको आज सीमांध्र नाम से जाना जाता है, के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश का एक जिला है, जैसे रोहतक है ना, रोहतक का सॉरी हमारा क्या नाम है, हरियाणा है, हरियाणा में रोहतक जिला है। ठीक है, वैसे ही आंध्र प्रदेश में एक जिला जिसका नाम है गुंटूर। गुंटूर जिले में जो आदिवासी लोग हैं और गरीब किसानों ने बहुत से वन सत्याग्रह किए, यानी कि आदिवासी लोगों ने और जो वहां के जो गरीब किसान थे उन्होंने वन सत्याग्रह करे। यानी कि जो मान लीजिए हो सकता वनों से कटाई हो रही हो, है ना, तो उन्होंने कटाई बंद करवा दी है, कटाई ना तो हम करेंगे ना ही करने देंगे। ठीक है, उन्होंने अपने तरीके से विरोध किया। ये बता रहे कि भारत में हर जगह लोगों ने किस किस तरीके से विरोध किया। कोई टैक्स देना छोड़ गया, किसी ने वन सत्याग्रह शुरू कर दिया। इन सत्याग्रहों में प्राय चराई शुल्क दिए बिना अपने जानवरों को जंगलों में छोड़ देते थे। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, वहां के जो आदिवासी और गरीब जो किसान थे ना, वे उनके जो जानवर थे जंगल में चरने के लिए जाते थे, घास फूस खाने के लिए, तो उनसे क्या लेते थे, वे टैक्स लेते। तो उनने भी वो टैक्स बंद कर दिया, अपने जानवर छोड़ दिए, चलो चले है। यानी कि नए अंग्रेजों का डर नहीं रहा कि हमारे जाएंगे तो अंग्रेज बोलेगा टैक्स दे, उन्होंने कहा जाओ खाओ तुम्हारी भी मौज, ठीक है हम टैक्स देवाएंगे। ठीक है, उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर अनेक अधिकारों की अत्यधिक सीमित कर दिया। उन्हें विश्वास था कि गांधी जी उन पर लगे कर को कम कर देंगे और वन कानूनों को रद्द कर देंगे। दूसरा चुराई पर बात, देखो बेटे वहां के लोग आदिवासी लोग गरीब किसान हैं, उनको बेटा जो कुछ खाना पीना नसीब होता था वो वनों से तो होता था। वनों से तो वो पशुओं को मार के लाके अपना मीट मांस से गुजारा करते थे, वनों से वे शहद लेके आते थे, वनों से वे लकड़ियां लेके आते थे, घर में जलाते थे, गैस चूल्हे सिलेंडर थोड़े ना थे। ठीक है, वनों में अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, वहां के लोगों पर ही, उन्हीं की जमीन पर ही अधिकार कर लिया, उन पर टैक्स थोप दिए, सीमाएं लगा दी कि ना तो आप काटने जाओगे, ना ही आप शहद तोड़ने जाओगे, ये इलाका रिजर्व है, इसमें ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, वे नहीं करोगे। यानी कि अपने ही घर में उनको क्या कर दिया, कैद कर दिया। तो उन लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम गांधी जी का साथ देंगे, क्योंकि गांधी जी का साथ देंगे तो देश आजाद हो जाएगा। गांधी जी जो हम पे लगे जितने कानून है ये अंग्रेजों के सबसे हमें क्या करा देंगे, मुक्त करा देंगे, और हम भी फिर खुशहाल जिंदगी जिएंगे, अपने जंगलों में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, अपनी खेती करेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, फिर अंग्रेजों का पर कोई अधिकार नहीं रहा। तो यानी कि वहां के लोगों ने भी अंग्रेजों का किसका साथ दिया, गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, चाहे उनका अपना स्वार्थ था, पर हर इंसान अपने स्वार्थ में तो करता है, उन्होंने भी साथ दिया। बहुत से वन गांव में किसानों ने स्वराज्य की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्हें आशा था कि जल्दी गांधी राज स्थापित होने वाला है। कुछ लोगों ने तो क्या किया, वहां के गांव के जो लोग थे उन्होंने खुद को पहले संतर्त बना दिया, बोल दिया संतर्त कह दिया। उन्होंने कहा आज से हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, हम पे किसी का राज नहीं, क्योंकि वे कॉन्फिडेंस थे, उनको पता था कि अंग्रेज जाएंगे गांधी का राज आएगा। तो हमने क्या हो गए, संतर्त हो गए। यानी कि उन्होंने तो घोषणा कर दी ढोल नगाड़े बजा के कि हमें अब अंग्रेजों की ना तो मानेंगे ना हमारे ऊपर अंग्रेजों की लगाम, जो दिल करेगा हम वो करेंगे। ठीक है, अगला आता है बेटा सिंध। सिंध प्रांत के बारे में देखो, सिंध क्या वर्तमान में जो पाकिस्तान है ना, उस पाकिस्तान को उस जमाने में क्या बोलते थे, सिंध प्रांत। तो मुसलमान जो व्यापारी थे और किसान थे
वे खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठन से जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई शक्ति पड़ेगी। सिंध और जो बंगाल है, बंगाल भी मुसलमान है, और जो सिंध यानी कि जो पाकिस्तान है वहां भी मोस्टली क्या रहते थे, मुसलमान। उन लोगों, वे लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा आंदोलन चला रहे थे, खिलाफत। और खिलाफत प्लस असहयोग एक हो चुका था, तो वे भी नई ऊर्जा आ गई, उनके अंदर भी नई ताकत आ गई कि अब तो हम लड़ रहे थे, अब हिंदू सिख हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो जो ये मुसलमान भाई थे वे भी सब इसके साथ आ गए। असहयोग आंदोलन कैसा देश जुड़ता गया, एक छोटे से आंदोलन ने कितना बड़ा रूप ले लिया। पंजाब में क्या हुआ था कि सिखों के अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्हें अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। वह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अब जो पंजाब में जो सिख थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, अकाली आंदोलन। वो अकाली आंदोलन क्या था कि पंजाब में जो गुरुद्वारा बड़ी बड़ी कमेटियां होती थी, जो सिखों के मतलब हेड होते थे, उनको बोलते थे महंत। वो जो महंत थे ना बेटे, वे सब अंग्रेजों के वे थे चेले चपाटे। हाँ, वे अंग्रेजों की मानते थे, ठीक है, और हमेशा अंग्रेजों का साथ देते। तो उन्होंने भी आंदोलन छेड़ दिया कि भाई हम भी ऐसे लोग आंदोलन का साथ देंगे और इनको भगाएंगे और फिर अपनी मर्जी से। तो पंजाब वाले लोग भी आ गए साथ में, मुसलमान भी आ गए, गुजरात वाले भी आ गए, खेड़ा वाले, नीचे से दक्षिण भारत वाले भी आ गए। और उत्तर भारत में तो पहले ही लड़ाई थी, उत्तर भारत में तो गांधी जी ने शुरुआत कर ली थी। फिर आ गई एक जगह की, कौन सी साइड रहेगी, असम साइड वाली जगह। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत कौन सा है, गुजरात। दक्षिण भारत कौन सा, तमिलनाडु वगैरह। पूर्वी भारत कौन सा है, असम। और बेटे जो उत्तरी भारत, जो कति उत्तर में था, वे थे सिंध वगैरह। बीच में एक तरीके से हम थे, हम बीच में लगा लो चाहे उत्तर लगा लो, मर्जी हमारी। तो बीच में हम तो कैसे पूरे देश के इलाके से जुड़ गए। तो अब असम की बारी आई। असम में क्या हुआ कि असम में चाय बगाने मजदूरों ने गांधी महाराज की जय। वहां के असम के जो मजदूर थे उन्होंने तो गांधी जी को क्या नाम दे दिया कि गांधी महाराज की जय। गांधी जी को क्या बना दिया उनके लोगों ने, महाराज बोलने लग गए, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। वे इस तरीके के नारे लगाने लग गए और नारे लगाते हुए अपना वेतन बढ़ाने की मांग शुरू कर दी। वे क्या अंग्रेजों को बोले, हमारी सैलरी बढ़ाओ, ये तो गांधी महाराज की जय। ये तो वो काम होगा जय बाबा जी। तो ये तो वही काम होगा कि उन्होंने भाई अंग्रेजों को देखो और गांधी महाराज की जय और सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अंग्रेजी समावित वाले बगानों की नौकरी छोड़ दी। जहां जहां अंग्रेजों का राज था ना, जिस चाय के बगानों में अंग्रेजों का राज होता था, उनकी नौकरियां छोड़ दी कि भाई तो सैलरी बढ़ाओ, और गांधी महाराज की जय। उनका मानना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत से असमीय वैष्णव गीतों से कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान किए जाने हैं। यानी कि भगवान के गीतों की बजाय किसके गीत गाने लगे हैं, गांधी जी के गीत। जैसे अभी पीछे होता ना, कोरोना आया था तो लोगाइयों ने एक गीत चलाया था ना, एक कोरोना तू चल जा बरतार, कुछ ऐसा। हरियाणा के लोगों ने एक गीत बनाया था, हरियाणा की बूढ़ी औरतों ने, क्योंकि उनका होता ना कभी भी जैसे सूरज ग्रहण लग गया तो ग्रहण के गीत गाएंगे, चंद्र ग्रहण लग गया तो चंद्र ग्रहण के गीत गाएंगे। तो ऐसे कोरोना आ गया तो कोरोना को भगाने के लिए हरियाणा की औरतों ने क्या गाया था, गीत। तो ऐसे ही असम के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के छोड़ को किसके गीत गाने शुरू कर दिए, गांधी जी के गीत, ठीक है, क्योंकि उनको गांधी जी से फायदा था ना, तो उनके पैसे बढ़ जाएंगे। तो बेटे अब ये यहाँ तक की बात हो गई, कैसे पूरा देश, जो एक छोटी सी जगह से आंदोलन शुरू हुआ और कैसे पूरा देश उस आंदोलन में मिल गया, ठीक है। अब गांधी जी को लास्ट पॉइंट, काफी बड़ा क्वेश्चन है वैसे, पर गांधी जी को समझाना, क्या समझाना, उदाहरण के आधार पर हम यह कहा जा सकता है कि कई स्थानों पर लोग गांधी जी को एक मसीहा मानने लगे थे, जो उन्हें कष्ट और गरीबियों से छुटकारा लाने वाला था। यानी कि भारत असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी तो एक तरीके से वो बढ़ गए थे नीरज चोपड़ा, है ना, कि जैसे नीरज चोपड़ा एक गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड जब लेके आता पूरा देश नीरज चोपड़ा को 2.5 करोड़ 3 करोड़ गाड़ी बंगला कोठी मेडल, है ना, पूरा देश जैसे वर्ल्ड कप जीत के आते हैं ऐसे पैसे। तो गांधी जी को तो ऐसा होता है जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया गांधी जी ने, गांधी जी को भगवान मानने लग गए, क्योंकि सबको लगा कि गांधी जी हमें अंग्रेजों से छुटकारा दिलाएंगे।
तो बेटा बात, गांधी जी इतने उस टाइम के वो हो गए थे, क्या बोलते हैं हीरो को, क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी तो इंग्लिश में होगा बेटा, वो बड़े हीरोज होते हैं ना जो जिन्होंने काफी नाम कमाया, सुपरस्टार हो चुके थे गांधी जी उस जमाने के लिए। तो देखो गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थन में थे, फिर भी किसानों को लगता था गांधी जी जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष में उनकी सहायता करेंगे। गांधी जी के विचार थे कि कभी भी एक वर्ग दूसरे वर्ग से ना लड़े, किसान वर्ग जमींदार वर्ग से ना लड़े, गरीब अमीर से ना लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का मानना था कि फिर भी गांधी जी हमारे मसीहा है, वे हमारे लिए किससे लड़ेंगे, जमींदारों से। लेकिन गांधी जी के विचार क्या थे, ना जमींदार किसानों से लड़े, ना किसान है जमींदारों से। लेकिन फिर भी किसान क्या सोचते थे कि हमारे लिए वो किससे लड़ेंगे, जमींदारों से लड़ेंगे। खेतीहर मजदूरों को विश्वास था गांधी जी उन्हें जमीन दिलाएंगे। जो लोग खेती करते थे उनको लगा कि गांधी जी हमें हमारी छीनी हुई जमीन वापस दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने समय अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। कुछ लोगों ने मान लीजिए खुद काम किया, और तो होता नहीं है कि दूसरे को उपलब्धि दे देते। कभी कभार हम अपना मानते, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ से वहां तक की छलांग लगा और हमने तो बाबा का नाम लिया, जय देशवान भाई। हालांकि छलांग मेरी, ताकतें मेरी, लेकिन क्रेडिट किसको मिला, भगवान को, है ना। कभी कभार होता है ना कि भाला फेंका नीरज चोपड़ा ने, लेकिन क्रेडिट दे रहे वो अपने कि ये जो कुछ भी है ये सब मेरी माता की या मेरे फादर के किए कर्मों का है, उन्होंने मुझे बचपन में मोटिवेट किया था, तभी तो वो भाला इतनी दूर फेंक पाया। तो यानी कि मेहनत उसकी, लेकिन क्रेडिट किसका, उसके माँ बाप का। तो ऐसे ही कई लोग है ना, कर तो खुद रहे थे अच्छे अच्छे काम, लेकिन क्रेडिट किसको ले रहे थे, गांधी जी को, कि मैंने तो करा गांधी जी के, गांधी जी का आशीर्वाद था तभी तो मैंने किया, नहीं तो मुझसे नहीं होता। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद आज जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है ना, वहां पर प्रतापगढ़ के जो किसानों ने ना पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था यह गांधी जी के कारण मिली है। यानी कि वहां के किसानों ने पट्टे पे जमीन दी जाती थी, यानी कि इतनी जमीन इतना टैक्स, इतनी जमीन है इतना टैक्स लेंगे, जितनी बोओगे उतना टैक्स दोगे। तो उन्होंने जमींदारों से लड़ झड़ के और अपनी जमीन छुटवा ली। और क्रेडिट किसको दिया, गांधी जी कि जो कुछ हो पाया किसके कारण है, गांधी जी के कारण। लड़े हुए छुटवाए उन्होंने, लेकिन मसीहा कौन है, गांधी जी। कई बार गांधी जी के नाम पर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। कई बार तो मतलब जो आदिवासी लोग थे और किसान थे ना, वो ऐसा काम कर देते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और बाद में किसका नाम लेते थे, गांधी। कि जो कुछ कर रहे हैं किसके कारण है, गांधी जी का। अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा था उस टाइम में सब किसके कारण था, गांधी जी के कारण। हाँ, मतलब किसी को चोट पहुंचाई तो गांधी जी ने आह्वान किया था, किसी को चोट ना पहुंचाई गांधी जी ने कहा था। मतलब आदमी से छात पर कूद जाओ, किसने कहा था, गांधी जी ने कहा। उस टाइम में हर बात गांधी जी की होती थी, खुद की कोई बात नहीं थी। अच्छा भी गांधी का, बुरा भी गांधी का। उस टाइम के कितने बड़े रोल मॉडल हो गए थे कि अगर उस टाइम देश आजाद होता ना तो गांधी जी को तभी तो राष्ट्र पिता कहा जाता। पिता समझते ना, बाप, और राष्ट्र मतलब देश, यानी कि देश का बाप। यानी कि गांधी जी को कौन सी उपाधि मिली है, देश के बाप की, राष्ट्र पिता, यानी कि राष्ट्र के पिता। पिता क्या होता, जो अपने बच्चों को संभालता है, पालता है, पोसता। तो गांधी जी को हमने पिता की उपाधि दी थी कि आप राष्ट्र पिता हो और हमें संभालो। जैसे मदर इंडिया सुनी ना, मदर इंडिया यानी कि पूरे भारत की माता, ठीक है, मदर टेरेसा। तो ऐसे ही ये क्या थी, राष्ट्र पिता।